नमस्कार प्रिय किसान भाइयों, कृषि व्यापार से जुड़े सभी साथीगणों को राम राम। कोरोमंडल की एक्सपर्ट स्पीक की श्रृंखला में मैं राजवर्धन आप सबों से बेसिक्स ऑफ न्यूट्रिशन मैनेजमेंट अर्थात पोषण प्रबंधन की मूल बातों पर संक्षिप्त वार्तालाप के लिए मुखातिब हूं। मैंने कृषि में स्नातक, कृषि व्यवसाय प्रबंधन में स्नातकोत्तर की पढ़ाई की है। विगत 18 वर्षों से मैं भारत की दूसरी सबसे बड़ी फर्टिलाइजर कंपनी कोरोमंडल में कार्यरत हूँ। वर्तमान में मैं कोरोमंडल के स्पेशलिटी न्यूट्रिएंट एंड ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के मार्केटिंग डिवीजन को लीड कर रहा हूँ। जैसा कि आप किसान भाइयों एवं आप सभी जानते हैं कि एग्रीकल्चर भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हम लोग भारत में कृषि क्यों महत्वपूर्ण है इसके बारे में आपको बोलना चाहेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, आज भी भारत के का 18% जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद कृषि से आता है। हमारी 50% जनसंख्या आज भी कृषि पर आधारित है। हम लोग किसान भाइयों, आपके सहयोग से आज भारत 330 मिलियन मेट्रिक टन फूड ग्रेन का प्रोडक्शन कर रहा है, जिसके कारण कि आज हम यदि ऑयल सीड यानी तिलहन फसलों को छोड़ दें तो हम सीरियल, पल्सेज, शुगर और कॉटन में आत्मनिर्भर हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि भारत की जनसंख्या लगभग 1.45 बिलियन है, यानी कि 145 करोड़ के खिलाने की जिम्मेवारी हमारे किसान बंधुओं पर है। और यदि कोई देश जिसकी इतनी बड़ी जनसंख्या हो वह अपने अनाज के लिए खुद पर निर्भर नहीं है तो वह कभी भी स्वावलंबी नहीं हो सकता है। हमारे किसान भाइयों के अथक परिश्रम के कारण भारत देश लगभग $40 बिलियन से ज्यादा का निर्यात, एग्रीकल्चर उत्पादों का निर्यात करता है। तो भारत के इकोनॉमी के लिए एग्रीकल्चर बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम कुछ ऐसे विषयों पर चर्चा करेंगे कि जिससे हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि हम और क्या अच्छा कर सकते हैं। तो आप जैसा कि अभी देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे कि हम सीरियल, पल्सेज, फ्रूट और वेजिटेबल के उत्पादन में दुनिया में फर्स्ट, सेकेंड या थर्ड नंबर पर है। परंतु जब प्रोडक्टिविटी की बात आती है, प्रोडक्टिविटी का मतलब हुआ कि प्रति एकड़ या प्रति हेक्टेयर हमारा कितना उत्पादन आ रहा है, तो हम फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड में नहीं है। हम सामान्यतः 8वें, 9वें, 10वें पोजीशन पे हैं। तो यदि हमारे किसान दुनिया में सबसे ज्यादा मेहनती हैं और हम सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो अब ये समय आ गया है कि हमारी प्रोडक्टिविटी भी दुनिया में सबसे ज्यादा होनी चाहिए। मसलन यदि मैं फ्रूट यानी कि फलों का एग्जाम्पल लूं तो फल में हम प्रोडक्शन में दूसरे नंबर पर रहे हैं। लगभग हम लोग 116 मिलियन मेट्रिक टन फ्रूट फलों का उत्पादन कर रहे हैं। हमारी प्रोडक्टिविटी 15 टन पर हेक्टेयर के आसपास है। लेकिन एक देश है इंडोनेशिया, जिसकी की प्रोडक्टिविटी लगभग 26 मेट्रिक टन पर हेक्टेयर के आसपास है। इसी तरह यदि हम सीरियल्स में देखें तो हमारी प्रोडक्टिविटी 3.6 टन पर हेक्टेयर है, जबकि यूएसए की प्रोडक्टिविटी 8.1 टन पर हेक्टेयर है। तो हम ये देखते हैं कि हमारे पास प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने का पर्याप्त स्कोप है। हम यदि प्रोडक्टिविटी पे काम करें तो हम फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड नहीं, हम सभी देशों को प्रोडक्शन में भी काफी पीछे छोड़ सकते हैं और यह हमारे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नई ऊर्जा का संचार कर सकता है। अब इस प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए न्यूट्रिशन मैनेजमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है। तो अब ये प्रोडक्टिविटी किन चीजों पे डिपेंड करती है? तो प्रोडक्टिविटी में एक नेचुरल फैक्टर है, जैसा कि क्लाइमेट कैसा है, पानी की उपलब्धता कैसी है। हम जैसा कि जानते हैं कि यदि हमारे पास सिंचाई का प्रबंध हो तो हमारा उत्पादन ज्यादा हो सकता है। दूसरा है टेक्नोलॉजी। आप सभी जानते हैं कि एग्रीकल्चर में काफ़ी टेक्नोलॉजी आई है, हम लोगों ने उसको एडप्ट भी किया है, लेकिन और नए टेक्नोलॉजी के एडप्शन से हमारी प्रोडक्टिविटी और बढ़ सकती है। तीसरा एक महत्वपूर्ण विषय जो है जिस पर कि हम आप डिटेल में बात करेंगे वो है न्यूट्रिशन मैनेजमेंट। जैसे कि मनुष्य के विकास के लिए खाना आवश्यक है, उसी तरह पौधों को किस तरह का न्यूट्रिशन मिल रहा है इससे भी हमारी प्रोडक्टिविटी प्रभावित होती है। तो अच्छे न्यूट्रिशन के लिए 4R का हमारा सिद्धांत है। उसको राइट पोषण मिलना चाहिए, सही समय पे मिलना चाहिए, सही सोर्स से मिलना चाहिए और सही तरीके से मिलना चाहिए। यह बहुत कुछ मनुष्य जैसा ही है। यदि हम पौधे को
सही पोषण सही समय पे सही स्रोत से और सही तरीके से दें तो हमारे पौधों का विकास अच्छा होगा और हमारी प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी। इसके अलावा हमारी मिट्टी का जो स्वास्थ्य है यह भी प्रोडक्टिविटी में अहम भूमिका अदा करता है। तो इस सीरीज में जो मैं बात करने जा रहा हूं कि हम न्यूट्रिशन मैनेजमेंट क्यों हमारे लिए महत्वपूर्ण है और हम कैसे उसको और अच्छा कर सकते हैं, इसके बारे में मैं बात करने जा रहा हूं। जैसा कि आप अभी हमारे स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि हमारा फर्टिलाइजर का कंजम्पशन पिछले 50 सालों में लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन हम 1 केजी फर्टिलाइजर या 1 केजी न्यूट्रिएंट से जितना उत्पाद हमें मिल रहा था वह घटता जा रहा है। ऐसा नहीं है कि हमारा उत्पादन नहीं बढ़ा है, लेकिन प्रति केजी खाद या प्रति केजी न्यूट्रिएंट से जितना उत्पादन आज से 50 साल पहले आ रहा था वह 5 गुना कम हो गया है। मसलन आज यह लगभग 9-10 केजी, यदि हम 1 केजी न्यूट्रिएंट डालते हैं तो हमें लगभग 9 से 10 केजी उत्पाद मिल रहे हैं, जो कि 1970-71 में 48 केजी के आसपास होता था। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि हमें आज उत्पाद के लिए ज़्यादा खाद डालने की ज़रूरत पड़ रही है। इसका एक महत्वपूर्ण कारण यह है कि हमारी मिट्टी की गुणवत्ता जैसे कि 50 साल पहले थी आज वो नहीं रही है। हमने एक यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि भारत के एक बड़े हिस्से में हमारा जो मिट्टी में कार्बन होता है, कार्बन मिट्टी में जो हमारे जैविक मित्र होते हैं, हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनके लिए कार्बन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और भारत के ज़्यादातर जिलों में कार्बन की मात्रा कम होते जा रही है, जो कि 50 साल पहले ऐसा नहीं था। तो एक मुख्य कारण न्यूट्रिशन मैनेजमेंट की मैं जब भी बात करता हूं तो मैं पहला बात जो करता हूं वो ये है कि हमारी मिट्टी की गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए। ये जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत में पहले खाद का कारखाना 1907 ईस्वी में लगा था, परंतु भारत में खाद की खपत बहुत ही कम थी। भारत में जब ग्रीन रिवॉल्यूशन आया और हमारी उत्पादन बड़ी संख्या में हमने उत्पादन की शुरुआत की, उसके बाद हम लोग ज़्यादा मात्रा में खाद डालने लगे। लेकिन जब हम लोग 50 या 60 के दशक में थे, कुछ ही तत्वों की कमी मिट्टी में थी। मसलन पहले सिर्फ नाइट्रोजन की महत्ता थी, परंतु आज यदि आप देखेंगे तो सिर्फ नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास ही मिट्टी के लिए में डालने से हमारा काम नहीं होगा। आज बाकी माइक्रो न्यूट्रिएंट की भी कमी मिट्टी में महसूस की जा रही है। इसके बारे में हम आपको और विस्तार से अगले स्लाइड में बताएंगे कि क्यों यह महत्वपूर्ण है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि किसी भी पौधे के लिए 16 तत्वों की आवश्यकता होती है। इसको हम लोग बोलते हैं कि एसेंशियल न्यूट्रिएंट फॉर प्लांट। यदि ये 16 तत्वों में से एक भी तत्व नहीं है तो पौधों का समग्र विकास नहीं हो सकता है। जिस तरह मनुष्य के समग्र विकास के लिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन सबकी जरूरत है, उसी तरह पौधों के समग्र विकास के लिए 16 माइक्रो न्यूट्रिएंट की जरूरत है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जो कि सबसे बड़ी मात्रा में पौधों को चाहिए, लेकिन भगवान की कृपा से पौधे हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन पानी के द्वारा धरती से ले लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जब वो सांस लेते हैं तो वो उसके द्वारा ले लेते हैं। इसके बाद जो न्यूट्रिएंट बड़ी मात्रा में पौधों को चाहिए वो है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। तो शुरुआत के दशकों में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की कमी मुख्यतः महसूस की गई। उसके बाद हम सेकेंडरी न्यूट्रिएंट बोलते हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, जो कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास के अलावा बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूट्रिएंट है। इसके बाद अलावा हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट जो कि कम मात्रा में पौधों को चाहिए परंतु जरूर चाहिए। ये न्यूट्रिएंट है आयरन, मैग्नीज, बोरॉन, मोलिब्डेनम, कॉपर, जिंक एंड क्लोरीन। तो ये 16 न्यूट्रिएंट पौधों को चाहिए। तो हमें इस बात का खासा ख्याल रखना पड़ेगा कि ये सारे न्यूट्रिएंट हैं या नहीं। यहाँ पे एक हम लॉ ऑफ मिनिमम है जो कि एक महान वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था। ये बताता है कि यदि 16 में से एक भी न्यूट्रिएंट कम हुआ तो वह हमारे सारी मेहनत को बेकार कर सकता है। यह कुछ ऐसा ही है जैसा कि जब हम एक श्रृंखला बनाते हैं जन्माष्टमी में कृष्ण भगवान के मटके को फोड़ने के लिए, तो श्रृंखला में यदि एक भी कड़ी गड़बड़ है तो यह हमारा प्रयास विफल हो जाएगा,
ठीक उसी तरह यदि इस 16 में से कोई एक भी न्यूट्रिएंट नहीं है या कम है और बाकी कितनी भी मात्रा में हो तो हमें अवांछित फल नहीं मिलेंगे। ये समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक दूसरे का काम नहीं कर सकता है। तीसरी बात है कि कई बार हमें यह देखने को मिलता है कि हमें न्यूट्रिएंट की कमी महसूस नहीं होती है, लेकिन न्यूट्रिएंट की कमी पौधे को है। इसको हम लोग हिडन हंगर इन प्लांट बोलते हैं, मतलब उसकी डिफिशियंसी है परंतु उसका सिम्टम अभी नहीं आ रहा है। इससे भी हमारा यील्ड और हमारी प्रोडक्टिविटी प्रभावित होती है। तो ये अभी तक जो हमने बात की कि हमारे प्रोडक्टिविटी के लिए क्या क्या महत्वपूर्ण है, जिसमें से एक महत्वपूर्ण आयाम है न्यूट्रिशन मैनेजमेंट। और न्यूट्रिशन मैनेजमेंट में हमने बात की कि कैसे हमारे लिए सारे, सबसे पहले ऑर्गेनिक मिट्टी का स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है, फिर कैसे 16 न्यूट्रिएंट हमारे लिए महत्वपूर्ण है, और हमें इस बात का भी ख्याल रखना है कि यदि हमें किसी चीज़ की कमी नहीं दिख रही है पौधे में तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो पौधे को रिक्वायर्ड नहीं है। इस फेनोमेना को हिडन हंगर कहा गया है, यानी पौधे को वो चाहिए परंतु अभी उसकी कमी नहीं दिख रही है। तो हम लोग और कुछ मुद्दों पे बात करेंगे कि और क्या क्या चीज़ें न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट को प्रभावित करती हैं। तो हमारी जो मिट्टी है इसका एक है न्यूट्रिएंट को रखने की क्षमता, जिसको कि हम लोग कैटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी के रूप में जानते हैं। यदि कैटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी ज़्यादा है तो मिट्टी ज़्यादा न्यूट्रिएंट को होल्ड करके रख सकता है। तो यहाँ पे हमने, और ये कैटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी से जो न्यूट्रिएंट हैं वो सॉइल में कितने मोबाइल हैं इस बात का भी निर्धारण होता है। सो अभी हम इसको ये रखें कि एक न्यूट्रिएंट धारण करने की जो मिट्टी की क्षमता है वह कैटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी से निर्धारित होती है। हम अगले सीरीज में देखेंगे कि मिट्टी के कैटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी को हम कैसे बढ़ा सकते हैं। दूसरा एक महत्वपूर्ण बात है जिससे कि न्यूट्रिएंट जो मिट्टी में है या हम जो डाल रहे हैं वह पौधा ले पाएगा या नहीं ले पाएगा, इसमें मिट्टी का पीएच क्या है, मिट्टी क्षारीय है, लवण है, यह इस बात पर भी काफी निर्भर करता है। कई सारे ऐसे न्यूट्रिएंट हैं जो कि यदि मिट्टी ज़्यादा एसिडिक है या ज़्यादा बेसिक है तो वह पौधों को उपलब्ध नहीं हो पाएगी। आप जैसा कि इस स्लाइड जो कि हमारे स्क्रीन पे मुखातिब है, आप देखेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट जो कि न्यूट्रल पीएच है, यानी कि मिट्टी ना तो अम्लीय हो ना क्षारीय हो, 6.5 टू 7.5 के बीच में ज़्यादातर न्यूट्रिएंट प्लांट को उपलब्ध होते हैं। तो यदि कहीं की मिट्टी, किसी किसान भाई की मिट्टी ज़्यादा अम्लीय है तो उनमें न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी देखी जाएगी। यदि वह ज़्यादा क्षारीय है तो उसमें न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी देखी जाएगी। तो हम अगली सीरीज में इस पर फिर विस्तार से बात करेंगे कि हमारी मिट्टी ना तो अम्लीय हो ना क्षारीय हो, ये हम कैसे इसका पीएच का प्रबंधन कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि हमारे प्लांट पौधों के लिए 16 न्यूट्रिएंट की आवश्यकता है, एक का काम दूसरा नहीं कर सकता है। लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि इसमें से कोई एक भी न्यूट्रिएंट ज़्यादा है तो वह दूसरे का काम जरूर बिगाड़ सकता है। मसलन कि यदि मिट्टी में नाइट्रोजन की एक्सेस मात्रा हो तो वह पोटास और कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को भी प्रभावित करती है। तो इसीलिए फिर मैं इस बात को दोहराना चाहूँगा कि जो हमारे 16 न्यूट्रिएंट जो कि पौधों के लिए आवश्यक है, सभी को संतुलित मात्रा में, यानी जितना पौधों को चाहिए हम यदि उतना देते हैं तो इससे हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, इससे हमारा न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट अच्छा होता है। सो ये एक अन्य महत्वपूर्ण बात थी जो हमने आपको बताया। इसके अलावा हमने बताया था राइट मेथड, यानी कि हम न्यूट्रिएंट दे कैसे रहे हैं, इससे भी हमारी प्रोडक्टिविटी पे और न्यूट्रिएंट के अपटेक पे और न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट प्रभावित होता है। जैसा कि आप हमारे स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि ज़्यादातर न्यूट्रिएंट यदि हम उसको फोलियर एप्लीकेशन में देते हैं तो उसकी यूज एफिशिएंसी, न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी ज़्यादा होती है। यदि हम उसको ड्रिप के माध्यम से अर्थात फर्टिगेशन के थ्रू देते हैं तो वो फोलियर से कम, परंतु मिट्टी में जब हम डायरेक्ट अप्लाई करते हैं उससे ज़्यादा होती है। तो यानी कि हम किस तरह से पौधों में न्यूट्रिएंट अप्लाई कर रहे हैं, किस तरह से हम पौधों को पहुंचा रहे हैं, इस बात का निर्धारण होता है
कि हमारे पौधे कितना न्यूट्रिएंट ले पाएंगे, और इससे फिर निर्धारण होगा कि हमें प्रति एकड़ और प्रति हेक्टेयर कितना उत्पाद मिल पाएगा। जो मैंने आपको शुरुआत में भी बोला था कि मिट्टी का स्वास्थ्य भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ हमने आपको यह बताने का प्रयास किया है कि मिट्टी की क्या क्या चीज़ें हमारे लिए महत्वपूर्ण है। एक है मिट्टी की फिजिकल प्रॉपर्टी, यानी कि उसकी भौतिक संरचना कैसी है, वह मिट्टी में पानी धारण करने की क्षमता है या नहीं, वह भुरभुरी है या नहीं, वह पत्थर तो नहीं है, तो हम वहाँ पे खेती नहीं हो सकता है। तो मिट्टी की ये फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई। उसी तरह मिट्टी की एक केमिकल यानी कि रासायनिक गुण होता है कि वो क्षारीय है या अम्लीय है, उसमें न्यूट्रिएंट को धारण करने की कितनी क्षमता है। और तीसरा है मिट्टी की बायोलॉजिकल यानी कि जैविक प्रकृति क्या है। यदि मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन नहीं है तो मिट्टी में हमारे सूक्ष्म जीव नहीं रहेंगे, और यदि सूक्ष्म जीव नहीं रहेंगे तो हमारा कोई भी न्यूट्रिएंट का साइकिल पूरा नहीं हो पाएगा। तो जब हम मिट्टी का स्वास्थ्य बोलते हैं तो हमारे कहने का यह मतलब होता है कि उस मिट्टी की फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल यानी कि उसकी भौतिक, रासायनिक और जैविक तीनों तरह से मिट्टी संपूर्ण हो और तीनों तरह से मिट्टी अच्छी हो। तो ये हम, और यदि हमारी मिट्टी अच्छी है तभी हमारा हमारा न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट अच्छा होगा और हमारी प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी। अब इन सब चीज़ों को समझने के लिए एक अन्य महत्वपूर्ण बात है कि हम हमारे किसान भाई कैसे समझेंगे कि उनकी मिट्टी कैसी है और कौन से न्यूट्रिएंट उनको कितनी मात्रा में डालना है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 16 न्यूट्रिएंट महत्वपूर्ण हैं, जिसमें से मुख्यतः कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पौधे जल और वायु से ले लेते हैं। तो बाकी 13 किस मात्रा में डालना है, इसके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण है वह है कि हमें अपने मिट्टी की जांच करानी चाहिए। यदि हम अपने की मिट्टी की जांच कराते हैं तो हमें पता चलेगा कि किस फसल के लिए हमें कौन सा कितनी मात्रा में डालना है। और इसके लिए हमें आप बहुत सारी गवर्नमेंट लैब हैं, वहाँ आप करवा सकते हैं। कोरोमंडल इंटरनेशनल जैसी कंपनियों ने भी विभिन्न राज्यों में और कई जगहों पे विभिन्न जिलों में अपने मिट्टी के जांचने के केंद्र स्थापित किए हैं, जहाँ पर भी किसान बंधु अपने मिट्टी की जांच करवा सकते हैं। हम लोगों ने इस पे विस्तार से बात की। अब मैंने जो बात किया उसको मैं संक्षिप्त रूप में ये कहना चाहूँगा कि यदि मैं इसे बोलता हूँ पिरामिड ऑफ न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, यदि हमें अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है तो उसमें एक महत्वपूर्ण चीज़ है न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। और न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट की ये आधारभूत संरचना है। पहला, हमें अपने मिट्टी की जांच करानी है, जिसके कारण कि हम ये जान सकें कि हमें कौन सा न्यूट्रिएंट कितनी मात्रा में और कब डालना है। दूसरा, हमें अपने मिट्टी के स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। मिट्टी का स्वास्थ्य के 3 आयाम हैं, मिट्टी की फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल, यानी कि भौतिक, रासायनिक और जैविक गुण मिट्टी का अच्छा है या नहीं। यह एक ऐसा है सॉइल हेल्थ एंड सॉइल टेस्ट जिसको कि हम लोग कई बार इग्नोर करते हैं, वो हमारे टॉप प्रायोरिटी में नहीं होता है। उसके बाद जब हमने सॉइल टेस्ट करा लिया, हमने किसी कृषि वैज्ञानिक से रिकमेंडेशन ले लिया कि हमें कौन सा न्यूट्रिएंट डालना है, फिर सही सोर्स से, सही जगह का, सही स्रोत का न्यूट्रिएंट हमें डालना है और फिर वो सही समय पे डालना है। हर न्यूट्रिएंट का एक समय है कि उसे कब डाला जाना चाहिए। तो यदि हम उसको सही समय पे डालते हैं और अंत में सही तरीके से डालते हैं, तभी जाकर के पौधा हमारा ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट ले पाएगा। और जब पौधा ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट ले पाएगा तब वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन दे पाएगा। और फिर जब हम ज़्यादा उत्पादन पाएंगे तो आज भारत जो कि 9वें और 10वें नंबर पर प्रति हेक्टेयर या प्रति एकड़ उत्पादन में खड़ा है, वह 1 नंबर पे आएगा। तो ये हमने आपको बताया। अब ये कैसे करने हैं, राइट टाइम क्या है, राइट मेथड क्या है, राइट सोर्स क्या है, इसे हम एक अगली श्रृंखला में आपके सामने ये लेकर के प्रस्तुत होंगे। अभी हम इसके साथ एक बार पुनः इसको दोहराते हुए कि हमें मिट्टी की जांच करवानी है, मिट्टी के स्वास्थ्य का ख्याल रखना है, फिर हमें सही मात्रा में सारे न्यूट्रिएंट मिट्टी में डालने हैं, सही समय पे डालने हैं और सही तरीके से डालने हैं, तभी जाकर के हमारा
ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन आ पाएगा। प्रिय किसान भाइयों, एक्सपर्ट स्पीक श्रृंखला में खेती से जुड़ी ऐसी जानकारी सामान्य शब्दों में लेकर हमारे एक्सपर्ट आपसे मुखातिब होते रहेंगे। मिलते हैं अगली श्रृंखला में। नमस्कार।